तो आज की वीडियो दो पार्ट्स में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम थॉर को सारे गॉड्स के साथ कंपेयर करने वाले हैं जो हमें एमसीयू में अभी तक दिख चुके हैं, और सेकंड पार्ट में थॉर की बैटल होगी मॉन्स्टरवर्स के सारे मॉन्स्टर्स के साथ। और अगर आप मॉन्स्टरवर्स फैन हो तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप सीधा वहां पर स्किप कर सकते हो। अब थॉर कितना पावरफुल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थॉर आज की डेट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसगार्डियन और एवेंजर तो है ही, लेकिन साथ में इसके पास दो गॉडली वेपन्स भी है और फ्यूचर में थॉर ओडिन फोर्स भी यूज करना शुरू कर देगा तो वो और ज्यादा ताकतवर भी बन जाएगा। लेकिन आज का पहला गॉड है लोफी। यह पहले फ्रोजन किंग था और साथ में इसे गॉड ऑफ कोल्ड एंड डार्कनेस भी बोला जाता था। अब लोफी भले ओडिन का एनिमी था लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, या इसको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना जानता है, लेकिन फिर भी यंग थॉर अकेला काफी था सारे फ्रोजन को मारने के लिए। आज जिस लेवल पर थॉर की पावर लेवल है उसके हिसाब से लोफी की आइस एबिलिटी थॉर का कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, इसलिए थॉर इस फ्रोजन को बीट कर देगा। फालिगार द बेहेमोथ। अब फालिगार को हमने लव एंड थंडर में देखा था, बेसिकली गॉड ने इसे मार दिया था। अब हमें इसकी पावर्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन कॉमिक्स के अकॉर्डिंग इस गॉड को ब्लैक होल से भी कुछ नहीं होता है। लेकिन अगेन एमसीयू में सारे कैरेक्टर डीपावर हो जाते हैं, सेम सीन फालिगार के साथ हुआ है और गॉड ने तो इसे इजीली मार भी दिया था, जबकि थॉर को पूरी मूवी में एक खरोच तक नहीं आई थी नेक्रोसॉर्ड की वजह से। ऊपर से फालिगार एक फीटलेस कैरेक्टर है, इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि थॉर इसे बीट कर देगा। सर्टर। अब बिना इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर को थॉर ऑलरेडी बीट कर चुका है, लेकिन जब बात आती है इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर की तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनती है। एक, जब थॉर एसगार्ड डिस्ट्रॉय होने से पहले फाइट करता। इस समय पर एसगार्ड कोर से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सर्टर अपने डेस्टिनी की वजह से इमॉर्टल है। उसे ओडिन अपने ओडिन फोर्स के साथ भी नहीं मार सकता था, इसलिए अगर इस टाइम पर थॉर फाइट करता है तब तो सर्टर का जीतना पक्का है, क्योंकि थॉर अपने डेस्टिनी के बियॉन्ड नहीं जा सकता। लेकिन सेकंड कंडीशन में अब एसगार्ड बर्बाद हो चुका है और भले ही सर्टर के पास अपनी इटर्नल फ्लेम हो, लेकिन अब वो इमॉर्टल नहीं है। अब उसे मारा जा सकता है और इसी चीज का फायदा थॉर को होगा। थॉर के पास दो पावरफुल वेपन्स है जो सर्टर के अगेंस्ट बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। पर से सर्टर को बीट करने के लिए बस उसका मुकुट उससे अलग करना होगा। मानता हूँ ये कोई आसान काम नहीं है, बट म्यूनर और स्टॉर्म ब्रेकर की हीटिंग फोर्स कुछ ज्यादा ही है। अपने स्ट्रेंथ और वेपन का यूज करके थॉर सर्टर से उसका मुकुट अलग कर सकता है, बस इसमें थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी होगी और इनकी फाइट भी काफी लंबी चलेगी, लेकिन आखिर में जितना थॉर को ही है। रपू। अब ये गॉड ऑफ लाइट है और इसने शैडो गॉड को मारा था जो कि एक नेक्रोसॉर्ड यूजर भी था, लेकिन रपू के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता और हमें ये भी नहीं पता कि शैडो गॉड कितना ब्रूटल तरीके से फाइट करता था, इसलिए थॉर रपू को भी आसानी से बीट कर देगा। सेल्वी। अब ये लोगी की फीमेल वेरिएंट है जो एक मैजिक यूजर है, लेकिन साथ में माइंड कंट्रोल एबिलिटीज भी देखने मिल जाती है और इसी ने तो ईओ रिमेंस को मार के सारे टाइमलाइंस की बैंड बजा के रख दी थी। लेकिन सीजन 1 में हमें पता चल गया था कि सेल्वी लोकी जितनी फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज तो थॉर बड़ी आसानी से सेल्वी को ओप आउट कर देगा। और रही बात मैजिक की, तो सेल्वी लोकी का माइंड मैनिपुलेट करने में फेल हो गई थी, इसलिए थॉर का माइंड कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से ये वर्दी भी नहीं है, इसलिए थॉर हर चीज में ज्यादा सुपीरियर देखने मिल जाता है और वो अपने स्ट्रेंथ के बेस पर ही सेल्वी को इजीली बीट कर सकता है। हरक्यूलिस। अब थॉर 5 में हमें हरक्यूलिस देखने मिलेगा और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हरक्यूलिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है और कॉमिक्स में कई बार थॉर और हरक्यूलिस की फाइट हो चुकी है, बट गॉड ऑफ स्ट्रेंथ होने के बाद भी हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ लेवल थॉर के इक्वल या उससे कम देखने मिलती है, मतलब 19-20 का फर्क रहता है। लेकिन थॉर के पास ज्यादा बेटर एबिलिटीज देखने मिल जाती है और साथ में वो टाइम के साथ और पावरफुल बनता चले जाता है, इसलिए 10 में से 9 बार इन दोनों की फाइट में से थॉर विनर बन जाता है। अब कॉमिक्स में हरक्यूलिस के लिए थॉर को बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा काम होता है, तो सेम केस एमसीयू में भी देखने मिलेगा और थॉर के लिए इजी नहीं होने वाला हरक्यूलिस को बीट करना, लेकिन एक ब्रूटल फाइट अगर होती है तो थॉर आखिर में विनर बनेगा। हेला। अब लास्ट टाइम हेला और थॉर की फाइट हुई थी तब इन दोनों के बीच में पावर लेवल का काफी बड़ा गैप देखने मिला था। थॉर किसी भी हालत में हेला को बीट नहीं कर सकता था, पर अगर आज हेला फिर से फाइट करने आती है तो कहानी कुछ और होगी। अब थॉर फिजिकली काफी हद तक हेला को बराबरी की टक्कर देगा और हेला को एसगार्ड से पावर्स मिलती थी। इसका हीलिंग फैक्टर भी थॉर के कंपैरिजन में काफी अच्छा है, बट थॉर के पास अब हेला से ज्यादा पावरफुल वेपन्स है, उसकी स्ट्रेंथ लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और साथ में थॉर अब पहले से बेटर लाइटनिंग को कंट्रोल करता है। फिर अगर जरूरत हुई तो थॉर अपनी पावर से एसगार्ड को फिर से बर्बाद भी कर सकता है, जिससे हेला का पावर सोर्स खत्म हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेंथ लेवल में तो शायद ये दोनों इक्वल हो, ड्यूरेबिलिटी वाइज भी सिमिलर देखने मिलेंगे, लेकिन जब एक ब्रूटल फाइट होगी तब थॉर हेला को बीट कर देगा, लेकिन ये काम आसान नहीं होने वाला थॉर के लिए। फेनरिस। अब काफी कम सुपर फैंस को पता है, लेकिन फेनरिस एसगार्ड का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, इसलिए हेला की मदद भी की थी 9 रियल्म्स को कॉन्कर करने में। अब भले ही एक डिस्ट्रक्शन गॉड है, लेकिन इसके पास कोई खास एबिलिटीज नहीं है, ये बस बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और एक्सट्रीमली ड्यूरेबल कैरेक्टर है। लेकिन थॉर के लिए तो ये एसगार्ड का एनिमल ही है, तो अगर थॉर अपनी पूरी ताकत से म्यूनर फेंक के मारे तब भी फेनरिस मारा जाएगा। इसलिए एमसीयू वर्जन में गॉड ऑफ थंडर ज्यादा पावरफुल है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से। लोकी। अब थॉर और लोकी दोनों बचपन से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा देखा गया है कि थॉर फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लोकी से,
बट गॉड ऑफ मिस्चिफ होने की वजह से लोकी हमेशा जीत जाता है क्योंकि उसके मैजिक ट्रिक्स थॉर को समझ नहीं आते। लेकिन अगर इन दोनों की एक डेडली फाइट होती है तो थॉर वहां पर जीत जाएगा क्योंकि अब थॉर को लोकी के सारे ट्रिक्स के बारे में पता है। लेकिन जब बात आती है गॉड ऑफ मल्टीवर्स की तो थॉर के लिए यहाँ बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। टेम्परल ऑरा की वजह से लोकी आज के डेट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस गार्डियन बन चुका है। ऊपर से उसके पास टाइम मैनिपुलेशन पावर्स है। लोकी चाहे तो एक ही जगह पर बैठकर थॉर को सारे टाइमलाइंस से मिटा सकता है। इनफैक्ट सिर्फ थॉर नहीं बल्कि थॉर की यूनिवर्सेस की पूरे टाइमलाइंस को बर्बाद कर सकता है। और टाइम रिलेटेड अटैक्स के अगेंस्ट में थॉर कुछ भी नहीं कर सकता। डिपेंड करता है लोकी कौन सा वर्जन से फाइट कर रहा है। अगर गॉड ऑफ मिस्चिफ है तो थॉर जीत जाएगा, लेकिन अगर गॉड ऑफ मल्टीवर्स है तो ऑफकोर्स विनर लोकी को होना है। गॉडेस ऑफ लाइफ। अब गॉडेस ऑफ लाइफ के पास ज्यादा फीट्स तो नहीं है, लेकिन इसके पास विंड मैनिपुलेशन और टालो मैजिक है। ऊपर से इसने ओडिन को भी बीट किया है, लेकिन साथ में उसकी ओडिन फोर्स को भी ब्लॉक कर रखा है, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। तो जब ओडिन फोर्स के अलावा कुछ नहीं उखाड़ पाई तो थॉर की लाइटनिंग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ऊपर से व्हाट इफ का ओडिन लव एंड थंडर वाले थॉर से ज्यादा पावरफुल था और थॉर अभी ओडिन के लेवल पर तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मेरे ओपिनियन से गॉडेस ऑफ लाइफ थॉर को बीट कर देगी। हो सकता है अगर थॉर के पास अपनी ओडिन फोर्स आ जाए तो रिजल्ट कुछ और हो, लेकिन अभी के लिए गॉडेस ऑफ लाइफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओडिन। अब ओडिन कुछ साल पहले तक स्ट्रॉन्गेस्ट एसगार्डियन हुआ करता था। इसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था और नॉलेज की भी इसके पास कोई कमी नहीं है क्योंकि ओडिन खुद गॉड ऑफ नॉलेज है। अब सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ की तो थॉर एक एंटायर रियलम को शेक कर चुका है और निडेवलर के रिंग को मूव किया है, पर ओडिन की तरफ से हमें कोई स्ट्रेंथ फिट तो देखने नहीं मिली। बट ये बात हम सबको पता है कि एसगार्डियन जितने टाइम के साथ ओल्ड होते हैं वो पावरफुल बनते चले जाते हैं। इसलिए अगर सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ की बात करें तो ओडिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगा क्योंकि वो अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर टच करता है, जबकि थॉर सिर्फ 1505 साल का है। वेपन्स में ओडिन के पास अपना गंगनेर है जो उर मेटल से बना है, और व्हाट इफ यूनिवर्स वाला गंगनेर ओडिन के पास खुद आता था, लेकिन मेन यूनिवर्स के गंगनेर के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है। हाँ, लेकिन हर यूनिवर्स में ओडिन अपने ओडिन फोर्स की एनर्जी को अपने स्पेयर से चैनलाइज करता है। लेकिन आज के डेट में थॉर के पास 3 वेपन्स है, म्योनर, स्टॉर्मब्रेकर और ज़्यूस का थंडरबोल्ट भी थॉर के पास है। क्या पता वो उसे वापस भी देगा या नहीं। अब म्योनर को सिर्फ वर्दी लोग लिफ्ट कर सकते हैं और टाइम आने पर ये एक सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद थंडरबोल्ट है जो टेलीपोर्टेशन एबिलिटी अपने अंदर रखता है और ग्रीक गॉड्स की एनर्जी को भी यूज करने में काम आता है। और फिर आता है स्टॉर्मब्रेकर जो बाइफ्रोस्ट समन करके प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब अगर बात करें किसका वेपन ज्यादा पावरफुल है तो वो डिपेंड करता है कि वेपन यूज कौन कर रहा है। बट सिर्फ हथियारों की बात करें तो थंडरबोल्ट को साइड रखते हैं क्योंकि वो थॉर का परमानेंट वेपन नहीं होने वाला। बट म्योनर और स्टॉर्मब्रेकर को हमेशा गंगनीर से ज्यादा रिस्पेक्टेड वेपन की नजर से देखा गया है। म्योनर की सिक्योरिटी को ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और स्टॉर्मब्रेकर को उठाना किसी भी नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। और इन दोनों की स्ट्राइकिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन गंगनीर से सिर्फ स्टैप कर सकता है, नहीं तो ओडिन फोर्स को चैनलाइज करना आना चाहिए। इसलिए ओवरऑल देखें तो थॉर की वेपन ज्यादा बेटर है। लेकिन अब अगर बात करें इस बैटल में विनर कौन बनेगा तो वो ऑल फादर ओडिन है। हो सकता है थॉर अब की बार ओडिन से ज्यादा बेटर तरीके से फाइट करे, और गॉड ऑफ थंडर के पास वेपन्स भी काफी तगड़े हैं, लेकिन थॉर के पास ओडिन फोर्स नहीं है। ओडिन चाहे तो अपने मैजिक से थॉर को बिना टच किए फिर से अनवर्दी बना सकता है, और अनवर्दी बनने के बाद थॉर वैसे भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आखिर में एक नॉर्मल ह्यूमन ही होगा जो एक स्काई फादर लेवल से तो कॉम्पीट बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए थॉर को जब तक ओडिन फोर्स का फुल एक्सेस नहीं मिल जाता तब तक वो ओडिन को बीट नहीं कर सकता। ज़्यूस। अब ज़्यूस के नाम बड़े दर्शन छोटे वाला सीन है। एसगार्ड की कहानियों में ज़्यूस बहुत ज्यादा सुप्रीम लेवल का बीइंग दिखाया जाता है, और हो सकता है अपनी यंग डेज में ज़्यूस बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन लव एंड थंडर में थॉर ने सिर्फ अपने एक अटैक से ज़्यूस को नॉकआउट कर दिया था। मे बी एमसीयू का ज़्यूस ओडिन के लेवल का ना हो, इसकी हरकतें और बॉडी शेप देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसने कभी किसी स्काई फादर लेवल से डेडली फाइट भी की होगी। और क्योंकि थॉर ने ऑन स्क्रीन ज़्यूस को बीट किया है, इसलिए अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि थॉर ज़्यूस से ज्यादा पावरफुल है, और मान लेते हैं कि थॉर अगर ज्यादा पावरफुल ना भी हुआ तब भी थॉर के बैटल स्किल्स ज़्यूस से ज्यादा बेटर है। इटर्निटी। अब थॉर इटर्निटी की वजह से ऑलमोस्ट मारा गया था। अगर गॉर गॉड्स को खत्म करने की विश मांग लेता तो थॉर भी वही खत्म हो जाता, लेकिन इटर्निटी एम्बॉडीमेंट है स्पेस और टाइम का। वो अपने आप में एक यूनिवर्स है। थॉर अपने फुल पोटेंशियल पर एक प्लैनेट को भले डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना थॉर की बस की बात नहीं है। इसलिए इटर्निटी का एक थॉट ही काफी है थॉर को बीट करने के लिए। गैलेक्टस। अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गैलेक्टस हमें अपकमिंग फैंटास्टिक 4 में देखने मिलेगा, और आप सब गैलेक्टस के बारे में जानती होगी। ये काफी पावरफुल सुपर विलन है जो अपना पेट भरने के लिए सीधा प्लैनेट्स को खा जाता है। और कॉमिक्स में तो थॉर और गैलेक्टस की फाइट भी हो चुकी है, लेकिन ओल्ड किंग थॉर गैलेक्टस को मार चुका है। कॉस्मिक किंग थॉर ने भी गैलेक्टस को कूट दिया था, और रून किंग थॉर तो अपने थॉर से ही गैलेक्टस को मिटा सकता है। बट एमसीयू वर्जन को अगर गैलेक्टस को बीट करना है तो उसे सबसे पहले गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक को एब्जॉर्ब करना होगा,
हमने ऑलरेडी थॉर को एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी थॉर इतना कैपेबल है कि गैलेक्टस लेवल की पावर कॉस्मिक को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऊपर से गैलेक्टस का साइज बहुत बड़ा है, उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स भी बहुत अच्छी है, इसलिए अगर आज गैलेक्टस प्लैनेट पर अटैक कर देता है तो ऐसा कुछ नहीं है जो थॉर कर सकता है उसे बीट करने के लिए। इसलिए अभी के लिए गैलेक्टस ज्यादा पावरफुल है। अगर थॉर बाद में चलकर ओल्ड किंग थॉर बन जाता है, उसके बाद थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो गैलेक्टस को बीट कर पाए। वॉचर, अब वॉचर के पास बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है इस फाइट में, क्योंकि इस बंदे ने इन्फिनिट यूनिवर्स के थॉर्स को देख रखा है, उन सबकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये सब कुछ जानता है। ऊपर से ये बंदा सीधा इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से लड़ गया था और इस फाइट में इन्फिनिटी स्टोन से भी वॉचर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं देखने मिला। और जब पावर और टाइम स्टोन से वॉचर को कोई फर्क नहीं पड़ता तो थॉर की लाइटनिंग पावर्स तो वॉचर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए वॉचर एक सुप्रीम लेवल बीइंग है। लव एंड थंडर वाला थॉर ना तो फिजिकली वॉचर को सरपास कर सकता है और ना ही पावर्स एंड एबिलिटीज में। इसलिए वॉचर थॉर की वीकनेस को इस बैटल में अच्छे से यूज करेगा और आखिर में जीतना वॉचर को ही है। सेलेस्टियल्स, अब कॉमिक्स के अकॉर्डिंग एसगार्डियन सेलेस्टियल्स को गॉड मानते हैं। मतलब अगर थॉर किसी सेलेस्टियल से फाइट करता है तो वो अपने ही गॉड्स के खड़ा होने जैसा होगा, लेकिन सेलेस्टियल साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और इनकी पावर लेवल भी किसी भी एसगार्डियन से अपर लेवल पर स्केल करती है। बट थॉर के पास गॉड ब्लास्ट नाम का एक अटैक है जिससे वो सेलेस्टियल को हर्ट कर सकता है। तो अगर एमसीयू वाला थॉर गॉड ब्लास्ट यूज कर पाता है तो हो सकता है कि वो सेलेस्टियल को हैवी डैमेज दे दे या फिर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में उसे मार भी दे। लेकिन अगर गॉड ब्लास्ट एबिलिटी थॉर के पास नहीं है तो फिर तो सेलेस्टियल को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लिविंग ट्राइब्यूनल, एमसीयू में अभी तक लिविंग ट्राइब्यूनल के सिर्फ अवतार्स देखने मिले हैं, लेकिन मल्टीवर्स की बियॉन्ड असली वर्जन भी एग्जिस्ट करता है और थॉर सिर्फ अपने लाइटनिंग पावर्स के भरोसे मल्टीवर्सल बीइंग्स को नॉकआउट नहीं कर सकता। इसलिए लिविंग ट्राइब्यूनल चाहे तो सिर्फ अपने एक थॉट से मल्टीवर्स के सारे थॉट्स को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। इसलिए थॉर कभी लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे को बीट नहीं कर सकता। अब शुरू करते हैं मॉन्स्टर्स की लिस्ट। फ्रोस्टवार्क, ये एक आइस बेस्ड मॉन्स्टर है जो ज्यादा बर्फीले जगहों पर रहना पसंद करता है और ये आग को खाता है। लेकिन हम पहले थॉर को फ्रोस्ट जायंट से लड़ते हुए देख चुके हैं और हमें ये भी पता है कि फ्रोस्ट रिलेटेड बींग्स की थॉर के सामने बिल्कुल नहीं चलती है। इसलिए फ्रोस्टवार्क यहाँ पर मारा जाएगा। मदर लॉन्ग लेग्स, ये एक जायंट स्पाइडर है, लेकिन इसे मारने के लिए थॉर को अपनी 5% पावर भी यूज नहीं करनी होगी, क्योंकि एक ड्यूरेबल मॉन्स्टर तो बिल्कुल नहीं है। ह्यूमंस की वेपन से ये मारी गई थी, तो थॉर के एक पंच ही काफी है मॉन्स्टर्स को बीट करने के लिए। आयरन ड्रैगन, अब ये काफी ज्यादा एग्रेसिव मॉन्स्टर है और इसने तो गॉडजिला से भी फाइट कर रखी है, लेकिन थॉर ना जाने कितने आयरन ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर्स को ऑलरेडी मार चुका है। थॉर चाहे तो स्टॉर्म ब्रेकर से इसके पंख को काट कर फेंक सकता है या फिर अच्छे खासे लाइटनिंग स्ट्राइक करके इसे फ्राई कर देगा। स्कार किंग, अब स्कार किंग तो एक डरपोक था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वीकनेस हीट देखने मिल जाती है। तो अगर थॉर बस इस पर लाइटनिंग स्ट्राइक ही कर दे तब भी स्कार किंग की बैंड बच जाएगी। और थॉर का साइज बहुत छोटा है स्कार किंग के कंपैरिजन में, इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्कार किंग को पता ही नहीं चलेगा कि थॉर कहां से अटैक कर रहा है। टाइमथ, अब इस मॉन्स्टर की वजह से गॉडजिला को इतना पावर बूस्ट मिला था, पर अब प्रॉब्लम ये है कि हमने थॉर को कभी पानी के अंदर फाइट करते हुए नहीं देखा है, इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि थॉर टाइमथ को कैसे बीट करेगा। और वैसे देखा जाए तो टाइटनस टाइमथ की एबिलिटीज के बारे में भी हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। म्यूटोस, अब म्यूटो स्पीशीज ज्यादातर मारपीट में भरोसा नहीं करती, इन्हें बस एक ही काम है रिप्रोडक्शन करना, लेकिन इनकी स्किन काफी ज्यादा टफ होती है और अपने पैरों से ये एम पे रिलीज करते हैं, जिससे सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें काम करना बंद कर देती है। बट थॉर के सामने म्यूटोस ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, क्योंकि म्यूटोस बहुत ज्यादा स्लो मूव करते हैं। थॉर अपनी स्पीड और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इनके लिम्स को बड़ी आसानी से कट कर सकता है, इसलिए म्यूटोस भी हार जाएंगे। मेका गॉडजिला, अब एपेक्स साइबरनेटिक्स का बनाया ये रोबोट अब तक का सबसे बड़ा और पावरफुल मशीन देखने मिल जाती है, जिसकी हाइट अराउंड 400 फीट है और इसके पास दुनिया भर के वेपन्स देखने मिल जाते हैं जो सिर्फ गॉडजिला जैसों को मारने के लिए बने थे। पर मेका सबसे ज्यादा अपने प्रोटॉन स्क्रीन कैनन का यूज करता है, जो अपने फुल पोटेंशियल पर गॉडजिला के स्किन को भी जला सकती है। अब जब थॉर मेका के सामने आएगा तब मेका को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी थॉर को ट्रैक करने में, क्योंकि मेका अपने सिस्टम से थॉर को लॉक कर सकता है। बट मेका के पास जो मिसाइल शार्प वेपन्स है उसे थॉर को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल थॉर का आर्मर उसे प्रोटेक्ट करेगा, ऊपर से वो एक एसगार्डियन है, इसलिए मैनमेड वेपन को उस पर कोई असर नहीं होने वाला। और रही बात प्रोटॉन स्क्रीन कैनन की, तो थॉर अपने फ्लाइंग एबिलिटी की मदद से बड़ी आसानी से इसे बच सकता है और मुझे नहीं लगता थॉर को प्रोटॉन कैनन से कुछ होगा, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी पावर स्टोन के टच को भी सर्वाइव कर चुका है। बट थॉर के लिए मेगा गॉडजिला आखिर में एक मशीन ही है। थॉर इजीली अपने स्ट्रेंथ और स्ट्राइकिंग पावर से मेगा के पार्ट्स को तोड़ सकता है और अपनी लाइटनिंग एबिलिटी से उसके सिस्टम को भी खराब करके रख देगा। और जो हाल थॉर ने थैनोस के ड्रॉप शिप का किया था, सेम हाल मेका के साथ होने वाला है। मेका गॉडजिला बस्टर है, गॉड बस्टर नहीं, इसलिए थॉर इजीली मेका को बीट कर देगा। वॉर बैट्स, अब ये रेप्टाइल्स होते हैं जो उड़ भी सकते हैं और ये अपने दांतों से 37,000 लीटर ऑफ पॉइजन को रिलीज करते हैं और इन्होंने तो कॉन्ग को भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था, वो तो ह्यूमंस ने हेल्प कर दी। बट थॉर इनके सामने इतना छोटा है कि वॉर बैट्स उनका पॉइजन थॉर के अंदर रिलीज नहीं कर सकते और उसके बाद इनकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर होती है। वॉर बैट्स को अगर ज्यादा हेवी इम्पैक्ट लग जाए तो ये अनकॉन्शियस भी हो जाता है, इसलिए अगर थॉर इन पर म्यूनर फेंक्यू मार दे तो ये हैमर वॉर बैट्स की बॉडी को चीर कर आर पार हो जाएगा, इसलिए वॉर बैट्स भी थॉर के सामने हार जाएंगे।
स्कल क्रॉलर्स। अब ये मॉन्स्टर एंशिएंट एनिमीज है कॉन्ग के स्पीशीज के, और इनकी वजह से कॉन्ग की ज्यादातर स्पीशीज मारी गई है। लेकिन इन मॉन्स्टर्स का एपेटाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और फिर फर्क नहीं पड़ता इनके सामने कौन है, ये सब कुछ खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जो छोटे स्कल क्रॉलर्स है वो अगर थॉर पर अटैक भी कर दे तो थॉर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्कल के जॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि थॉर के बोन्स को ब्रेक कर पाए। थॉर अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से ही छोटे क्रॉलर्स को मार देगा। लेकिन जब 90 फीट बड़ा स्कल आएगा तब भी थॉर को कोई इश्यू नहीं होने वाला। थॉर चाहे तो इसे अपने लाइटनिंग से जला सकता है या फिर म्योनर फेंक के उसे मार सकता है, या फिर थॉर म्योनर की मदद से स्कल के एक्सोस्केलेटन को ब्रेक कर देगा। सो ओवरऑल थॉर के लिए क्रॉलर्स को बीट करना बच्चों का खेल होने वाला है। मोथरा। अब मोथरा क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर्स है जिसका रिलेशनशिप गॉडजिला के साथ बहुत अच्छा है और इसने कई बार गॉडजिला की हेल्प की है फाइट में। और मोथरा अकेले से टाइटन है जिसके पास सबसे ज्यादा एबिलिटीज भी देखने मिल जाती है। अब अगर थॉर मोथरा से फाइट करते समय वेदर को खराब कर देता है तो अपने एबिलिटीज से मोथरा वेदर कंडीशंस को ठीक कर सकती है। बट मोथरा की बॉडी इस फाइट में एक डिसएडवांटेज बन जाएगी, क्योंकि मोथरा एक बहुत ज्यादा ड्यूरेबल मॉन्स्टर नहीं है। ये ना तो म्योनर और स्टॉर्म ब्रेकर के हिट को झेल सकती है और ना ही थॉर के लाइटनिंग अटैक से सर्वाइव कर सकती है। इसलिए लो लेवल ड्यूरेबिलिटी होने की वजह से मोथरा यहाँ पर हार जाएगी। रोडैन। अब रोडैन एक हीट बेस्ड मॉन्स्टर है, बट थॉर ऑलरेडी सर्टर के रियल में कई सारी हीट बेस्ड मॉन्स्टर से फाइट कर चुका है और थॉर की बॉडी एक एसगार्डियन की है, इसलिए रोडैन की हिट से उसे कुछ नहीं होने वाला। थॉर चाहे तो अपनी स्ट्रेंथ और म्योनर का यूज करके रोडैन की जॉ को तोड़ सकता है या फिर रोडैन की विंग्स को डैमेज कर सकता है। और अगर रोडैन अपनी उड़ने की एबिलिटी को खो दे तो उसके बाद वो ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए रोडैन की भी थॉर के सामने बिल्कुल नहीं चलने वाली। बेहेमोथ। अब ये जायंट है लेकिन बहुत ज्यादा स्लो मूवर है और लाइटनिंग बेहेमोथ की सबसे बड़ी वीकनेस में से एक है, इसलिए थॉर के सामने तो एक नहीं चलने वाली इस जायंट मॉन्स्टर की। किंग गिडोरा। अब किंग गिडोरा एक स्पेस मॉन्स्टर है जो प्लैनेट्स पर अटैक करता है, वहाँ की ह्यूमैनिटी को खत्म कर देता है और दूसरे मॉन्स्टर्स को कमांड देकर उस प्लैनेट को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करता है। पर थॉर और गिडोरा में कई सारी बातें सिमिलर है, जैसे ये दोनों अपने यूनिवर्स के पावरफुल बीइंग्स में से एक है। ये लाइटनिंग को चैनलाइज करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दोनों एलियन से और वेदर्स को भी खराब कर सकता है। और अब अगर थॉर मॉन्स्टर जीरो पर अटैक करता है तो गिडोरा खुद को हील कर लेगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ता थॉर कितनी जोर से लाइटनिंग या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करता है, गिडोरा सारे अटैक्स को ओवरकम कर जाएगा। और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि थॉर की लाइटनिंग अटैक्स का असर मॉन्स्टर जीरो पर ना हो, क्योंकि उसकी स्किन गोल्ड से बनी है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि थॉर के पास सब स्टॉर्म ब्रेकर है, वो चाहे तो गिडोरा को सीधा किसी भी स्टार या फिर ब्लैक होल में टेलीपोर्ट कर देगा। इसलिए इनकी फाइट लंबी चलेगी, लेकिन आखिर में थॉर को ही जीतना है। कॉन्ग। अब एक नेचर प्रोटेक्टर है तो दूसरा गॉड ऑफ थंडर, लेकिन सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की तो थॉर की स्ट्रेंथ लेवल ज्यादा बेटर देखने मिल जाती है, क्योंकि थॉर ने नीडेवलर के रिंग्स को मूव किया है, जबकि कॉन्ग अपने चेन्स को ही नहीं तोड़ पा रहा था। और भले एक मिनट के लिए सही, लेकिन थॉर न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को झेल चुका है, लेकिन कॉन्ग ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट कॉन्ग तो गॉडजिला के ब्रेथ से ही मारा जा सकता है। इसलिए स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स की बात करें तो थॉर की ज्यादा सुपीरियर है। अब वेपन्स की बात करें तो दोनों के पास अब 2 वेपन्स हो चुके हैं। कॉन्ग के पास बैटल एक्स है जो गॉडजिला की स्किन को कट कर सकती है और साथ में एटॉमिक ब्रेथ को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। और कुछ महीनों पहले कॉन्ग को अपना बीस्ट ग्लव मिला है जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस प्रोड्यूस करता है, और इससे तो गॉडजिला भी नॉकआउट हो गया था और साथ में स्कार किंग का भी एक दांत टूट गया। पर थॉर के वेपन्स के बारे में तो अब हम सब जानते हैं, म्योनर और स्टॉर्म ब्रेकर। और ओवरऑल देखे तो म्योनर बीस्ट ग्लव से ज्यादा बेटर वेपन है। म्योनर ज्यादा अमाउंट में लाइटनिंग चैनलाइज कर सकता है और म्योनर के हैवी हिट से ग्लव टूट भी सकता है, क्योंकि एट द एंड ये एक प्रोटोटाइप ही है। पर बैटल एक्स भी स्टॉर्म ब्रेकर के सामने नहीं टिकने वाली। भले बैटल एक्स का साइज ज्यादा बड़ा हो, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर स्पेशली एसगार्ड की किंग का वेपन है और साथ में इस वेपन से एक एंटायर प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो थॉर गॉड ऑफ थंडर कॉन्ग से ज्यादा पावरफुल है। उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो बेटर वेपन कैरी करता है। साथ में थॉर हेवी लाइटनिंग स्ट्राइक करके कॉन्ग को बहुत बुरी तरीके से जला कर रख देगा। और हीट कॉन्ग की सबसे बड़ी वीकनेस में से एक है, इसलिए कॉन्ग नहीं जीत सकता थॉर के सामने। सिला। अब सिला साइज में तो गॉडजिला जितनी है, लेकिन इसके पास कोई डिफेंसेस नहीं है। थॉर बड़ी आसानी से इसके पैरों पर अटैक करके इसे हैवी डैमेज दे सकता है, इसलिए सिला नहीं टिक सकती थॉर के सामने। ड्राउन वाइपर। अब ये वो वाइपर है जिसने कॉन्ग पर अटैक कर दिया था। अब कॉन्ग साइज में काफी बड़ा है, इसलिए उस पर अटैक करना ईजी है, लेकिन थॉर साइज में बहुत छोटा है, इसलिए ड्राउन वाइपर थॉर को देख ही नहीं पाएगा। और इस वाइपर की ड्यूरेबिलिटी लेवल्स कुछ खास नहीं है, ये म्योनर की 1-2 हिट से ही मारा जाएगा। गॉडजिला। अब गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है और अभी के लिए तो अपने यूनिवर्स में सबसे पावरफुल भी यही है, और अब तो ये इवॉल्व भी हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि गॉडजिला को थॉर की लाइटनिंग से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि गॉडजिला पहले भी लाइटनिंग बेस्ड अटैक से सर्वाइव कर चुका है। पर इस फाइट में गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से भी थॉर को कुछ नहीं होगा। आफ्टर ऑल थॉर एक न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को झेल चुका है, और अगर किसी वजह से थॉर को थोड़ा बहुत डैमेज हो भी गया तो खुद को हील कर सकता है। लेकिन जब ये दोनों फाइट करेंगे तब गॉडजिला को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी थॉर को एक जगह पर देखने के लिए, क्योंकि थॉर का साइज गॉडजिला के सिर्फ एक दांत बराबर है। और अगर थॉर फुल्ली चार्ज म्योनर को गॉडजिला के सिर पर दे मारे तो गॉडजिला वहीं पर नॉकआउट भी हो सकता है, या फिर थॉर गॉडजिला के मुंह के रास्ते से अंदर जाकर उसके इंटरनल ऑर्गन्स
उसको अपने लाइटनिंग से खराब कर सकता है या फिर उसका ब्रेन डैमेज कर सकता है। साइज छोटा होने की वजह से थॉर के पास ऐसी एंडलेस पॉसिबिलिटी बन जाती है जिससे वो गॉडजिला को बीट कर सकता है। इसलिए सिर्फ अपने रॉ स्ट्रेंथ से जिला को बीट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है थॉर के लिए, लेकिन अगर थॉर थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क करे तो जिला को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। शिमो, अब अपने लाइटनिंग पावर से थॉर शिमो के फ्रोस्ट बाइट को ब्रेक कर सकता है, लेकिन शिमो एक जायंट टाइटन है, इसलिए बाइफ्रोस्ट समन करके थॉर शिमो को मून में टेलीपोर्ट कर देगा, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से शिमो की वही डेथ हो जाएगी। और शिमो के साथ ही आज की बैटल यही खत्म होती है। अब अगर आपको ऐसा लगता है किसी गॉड या मॉन्स्टर को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।